बहुत अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, तो ये नॉलेज बहुत अच्छा है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करने का इसमें फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा काफ़ी सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स भी होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड, राइट। प्रोविडेंट फंड में भी आप आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी, और आपको एक स्टडी इनकम आता रहता है, उसमें रिस्क नहीं रहता है। इट इज़ अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ना कि इक्विटी जो काफ़ी वॉलेटाइल होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट और ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस किए। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऐसी कुछ भी चीज होती है जो फ्यूचर में आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है, या वो चीज को बेच के आप एक ज्यादा प्राइस ले सकते हैं, और ये सब फ्यूचर में आपको हेल्प करता है। आप वो इन्वेस्टमेंट लेके फ्यूचर में सेल करके उससे एक हायर प्रॉफिट ले सकते हैं, और फ्यूचर में आपकी वेल्थ उससे बढ़ती है, राइट। इसके अलावा लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? मेरे पास मेरी अर्निंग आई, मेरे पास मेरी सैलरी आई, मैं उसको घर पे आइडल भी रख सकती हूँ, पर मैं आइडल रखूंगी तो वो ग्रो नहीं होगा। मनी एक ऐसी चीज है जो मल्टीप्लाई हो सकती है। मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम हमेशा इन्वेस्ट करते हैं टू मल्टीप्लाई आवर फ्यूचर अर्निंग्स, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट आफ्टर ऑल क्या डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट को? तो आप सबको पता है कि सेविंग्स क्या है, करेक्ट। अभी सेविंग्स जो मिलती है हमें, हम वो सेविंग्स का पैसा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एंड ऐसा सच नहीं है। अभी तक हमने जितने भी सेशन किए, हमें पता होना चाहिए कि सेविंग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। सेविंग जो हमारा इनकम माइनस एक्सपेंस होता है, वो होता है हमारा सेविंग, और वो सेविंग को हम सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो लोग, आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम है, दे आर नॉट द सेम, ठीक है। साथ में लोग कई बार बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना गैम्बलिंग करना जैसा होता है, मैंने शेयर में पैसा लगा दिया, वो बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो ठीक है, पर वो ऐसा नहीं होता है। गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में बहुत फर्क है। गैम्बलिंग एक तरह से एक चांस ऑफ लक है, मैंने डाइस फेंक दी, मुझे क्या आएगा, मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग कहते हैं, पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर हम प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर हम सही जगह पे करते हैं, तो जो रिटर्न हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता है, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता है। पर इन्वेस्टमेंट में अगर हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के तरह इन्वेस्ट करें, साथ ही हम केयरफुल रहे हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम डेफिनेटली वो जो रिटर्न है हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। साथ में इन्वेस्टमेंट इज ओनली एज रिस्की एज यू वांट इट टू बी। जरूरी नहीं है कि आप आपका पूरा पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जैसे इक्विटी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमने पहले के सेशन में देखा है कि काफी सारे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट, टर्म डिपॉजिट इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ स्कीम, पोस्ट ऑफिस के अलग अलग स्कीम्स होते हैं, पीपीएफ के स्कीम होते हैं, राइट। डेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि अभी हमने बात की कि कंपनी एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, बॉन्ड, जिसपे आपको एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और ये सब तरीके हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के। तो आप आपका जो पैसा है, हमें हमेशा एक ऐसे तरह से डिवाइड करना चाहिए कि कुछ पैसा हमारा रिस्की रिटर्न में हो, जैसे इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और कुछ पैसा हमारे सेफ जगहों पे लगा हो, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग, हमारे बैंक अकाउंट में, जिसमें हमें एक स्टेडी रिटर्न की गारंटी है ही है। हम हर एक जन का रिस्क का एपेटाइट क्या होता है, रिस्क एपेटाइट मतलब हर एक जन का रिस्क कितने लेने की क्षमता होती है, और साथ में वो कितना रिटर्न चाहते हैं वो अलग होती है। अगर मैं ज्यादा रिस्क लूंगी तो मुझे डेफिनेटली रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, पर हम आगे देखेंगे कि रिस्क और रिटर्न के बीच में हम एक प्रॉपर बैलेंस कैसे मीट कर सकते हैं। कम रिस्क
मतलब थोड़ा कम रिटर्न, ऐसा नहीं कि एकदम कम रिटर्न, थोड़ा कम रिटर्न। ज्यादा रिस्क मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न, पर सब में क्षमता नहीं होती कि ज्यादा रिस्क ले सके, क्योंकि उधर एक और रिस्क होता है पैसा डूबने का, राइट। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिस्क और रिटर्न कि हम कैसे उसमें बैलेंस कर सकते हैं। साथ में इन्वेस्टिंग सबके लिए होता है, एक सिंगल जन के लिए नहीं होता, इन्वेस्टिंग इज फॉर एवरीवन। और एक चीज याद रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि आपने इन्वेस्ट किया तो 2 महीने में आप एकदम रिच मालामाल हो गए, नहीं। इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन है, एक लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इसका इफेक्ट आपको तब दिखेगा जब आप कंसिस्टेंटली करोगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया अगले महीने नहीं किया तो मेरा मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। एक फिक्स्ड कंसिस्टेंट वे में हम जब इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हमें रिजल्ट्स दिखेंगे, राइट। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या सही वक्त है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल डायग्राम एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग सब आई होप आपको सब ये डायग्राम दिख रहा है अच्छे से। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले जो हम अर्न करते हैं, जो हमारा अर्निंग होता है, उसको हम वाइजली स्पेंड करेंगे, राइट। हमने स्पेंडिंग सीखा है कि कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं। हमने नीड्स वर्सेस वांट्स में सब एकदम डिटेल्ड में देखा है कि हमारी क्या जरूरतें होती है, हमारी क्या वांट्स होती है। तो अभी हम सब वाइज स्पेंडिंग करेंगे। वाइज स्पेंडिंग हमने कर ली, फिर हमारा जो अर्निंग है उससे जो हमारे पैसे बचते हैं वो होता है हमारा रेगुलर सेविंग्स, ठीक है। ये रेगुलर सेविंग का जो अमाउंट है, इसमें से कुछ अमाउंट हम हमारे फैमिली मेंबर्स को देते हैं घर खर्च मीट करने के लिए। तो ये जो सेविंग है हम या तो शेयर कर सकते हैं, और ये सेविंग्स का कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। और जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क भी रहेगा, उसमें जहाँ रिस्क है वहां पे लॉस का भी चांस है। पर जो इन्वेस्टमेंट से हमें पैसे मिलते हैं, अगर मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद मेरा 10,000 रुपए पे मुझे 1,500 रुपए का रिटर्न मिला, ठीक है। अराउंड मुझे 10.5% का मुझे रिटर्न मिला है मेरे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। तो ये जो है 1,500, ये मेरा अर्निंग है। आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा एक साइकिल है कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी मुझे पैसे कमा के देगा, फिर ये 1,500 रुपए मैं मेरे अर्निंग में डाल दूंगी, तो मेरा 10,000 हो गया और 1,500 हो गया। तो ये अब मेरा अर्निंग हो गया 11,500। फिर ये 11,500 में से मैं कुछ खर्चे जो मेरे नीड्स है वो करूंगी, वांट्स को मैं डिले करूंगी, और जो मेरे सेविंग्स होंगे 11,500 में से मैं फिर उसको इन्वेस्ट करूंगी। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल हमें हमेशा तोड़ना नहीं चाहिए, और ये साइकिल का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो पैसे हमें इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं वो हमारे अर्निंग है, और वो हमें फिर से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमें रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट से उसे खर्च कर दो, नहीं, उसे भी अर्निंग की तरह ट्रीट करो और वो पैसे को फिर से ये साइकिल में डाल दो। ये चेन चलते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मैं कहना चाहती थी कि जैसे आपको अर्निंग मिले आपको इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हाउ मच टू इन्वेस्ट, ठीक है, कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सब ने मुझे काफी सारे ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दिए, रियल एस्टेट, गोल्ड, LIC, शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स। आप लोग ने बहुत सारे मुझे खुद ही आंसर किए कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक सैंपल है, ठीक है। ये जो चार्ट है ये एक सैंपल है कि 60% हमने इक्विटी में डाला, 10% हमने कैश हमारे पास रखा, 20% हमने डेट इंस्ट्रूमेंट में डाला जिससे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, और 10% अदर्स में, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो टेबल है 100% इन्वेस्टमेंट, ये आपने कहाँ कहाँ डाला है या आप कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज आंसर करिए। मैं रैंडमली किसी को इनवाइट करती हूँ, रुकिए। सो कैन आई प्लीज इनवाइट पल्लवी निम्बरे,
Srishti, just a suggestion. Take more than one name. So if there is an issue, at least one of them may revert. Okay, sure, Smriti, I'll do that. Pratima, Priyanka, Priyanka Labde, Rohini Naikodi, Rudolph. Anyone wants to answer? Okay. हेलो। Yes. सरिता बात कर रही हूँ। मैंने मेरे पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं। मैं Okay. ईयरली ऐसा मेरा प्लान करती हूँ कि सपोज मैं मेरे पहचान वाले गोल्ड के अंकल है, तो ईयरली या फिर 1.5 साल में एक बार मैं ऐसे करती हूँ कि मैं 1 तोला सपोज मैं चैन बना रही हूँ, तो Hmm. मैं उनको पहले बोल के रखती हूँ कि अंकल अभी मैं 1-2 महीने पहले उनसे बात कर लेती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस होता है तो आप मुझे बताओ, Hmm. मुझे इतना ऑर्डर करना है। तो Hmm. जब वो मेरा हो जाता है तो मैं मंथली अमाउंट फिक्स करती हूँ। सपोज मैं अभी 1 तोला चैन ले रही हूँ और मेरा 54 या 34,000 जा रहा है, उस पर मेकिंग चार्जेस 3.5 ऐसा कुछ लग रहा है, तो Hmm. पूरा अगर मेरा 47 या 50,000 हो रहा है तो मैं 3,000 4,000 करके ऐसे मंथली उनको पे करती हूँ। Hmm. तो Okay. वो मेरा कैसे होता है, 1-2 साल में मेरी चीजें मतलब धीरे धीरे बन के रेडी होती रहती है और एक साथ बर्डन नहीं आता है। ओके, तो आप पूरा 100% जो आपका सेविंग है, आप गोल्ड उसको में पूरा इन्वेस्ट का करती पूरा हूँ। गोल्ड में डालते हो। हाँ, गोल्ड में, और एक एक जगह और इन्वेस्ट करती हूँ, एक बीसी करके है। हाँ। मतलब उसमें कैसे होता है कि हमारी बिल्डिंग के 10-12 लोग होते हैं, अच्छा। उसमें हम लोग मंथली फिक्स अमाउंट रहता है, मतलब 2,000 का 3,000 का। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपको नीड होता है, तो हाँ। वो सपोज मैंने स्टार्ट किया है 16 मंथ्स का बीसी और हाँ। मैं 2,000 पे कर रही हूँ मंथली। हाँ। मुझे अगर जरूरत है ना तो मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर किसी ने नहीं लिया तो हम्म। प्लीज मुझे दे देना। तो क्या होता है, एक साथ बड़ा अमाउंट मेरे पास आ जाता है, 35,000 हो गया, 36,000 हो गया, तो वो मैं डायरेक्टली कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ और बाद में वो धीरे धीरे भरती रहती है, उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता है, ये एक अच्छा चीज है। ओके, नाइस। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है इन्वेस्ट करने का, जो कि लोकली आपके सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया, विच इज ग्रेट। ओके, ठीक है। और कोई है जो शेयर करना चाहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो? हेलो, यस। सृष्टि मैम, पल्लवी बात कर रहे यस, हाय पल्लवी। हैं। हाय। जैसे कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो LIC में करती हूँ मैं, और म्यूचुअल फंड है जिसमें SIP भी है और लमसम अमाउंट भी है। ओके, वेरी नाइस। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। ओके, और ठीक। एक कितना ऐसा है, परसेंटेज आप उसमें इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में? SIP में। हाँ। SIP में मंथली में 4,000। ओके, ठीक है। और बाकी का? बाकी तो यूज होता है जैसे कि फैमिली के लिए, और बस इतने ही इन्वेस्टमेंट है। तो आप ही पूरा एक 100% आप एक ही जगह पे डालते हो, पूरा का पूरा एक? नहीं नहीं, एक एक तो मैंने फिक्स में डाला है 5 साल के लिए, और एक मंथली है जो SIP है, और एक LIC है। ओके, और ग्रेट। और एक था कि जिसमें कुछ सालों के लिए पे करना था, मतलब इंश्योरेंस है। हाँ। इसमें कुछ सालों के लिए पे करना था और 20 years की मेच्योरिटी होती है। ओके, ठीक तो है। पाँच ग्रेट। छः साल के लिए वो पे करना होता है, फिर 20 years के बाद वो मेच्योरिटी होने के बाद अमाउंट मिलता है। ओके, तो ठीक है। उसमें है। ठीक है, तो आपने आपका जो पूरा सेविंग्स है, आपने कुछ इक्विटी में डाला है, कुछ फिक्स्ड इनकम में डाला है, और कुछ आपने इंश्योरेंस में डाला है, राइट? हम्म। ठीक है, ग्रेट। ग्रेट। ओके। हेलो यस। मैम, रोहिना बात कर रही हूँ। यस, हाय रोहिना, टेल हेलो मी। मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट LIC में किया है मैम, और मोस्टली मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ। जैसे सरिता ने बताया कि कभी कोई चीज़ बनानी हो तो मेरी बड़ी दीदी है, उनके पास मैं मनी ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो वो वैसे पूरा मनी जमा करके मेरे लिए बना देती है। वो ऐसे करते हैं हम। ओके, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप लोग सबने आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शेयर किया। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे साथ आज एक लॉयर भी हैं जो हमारा प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें गाइड करेंगे। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर ऋषि टू प्लीज टेक ओवर एंड
continue the presentation. Hello everyone, good morning. Good morning, Rishi. जैसे आपने सृष्टि से सुना about investments, about savings, अभी हम जानेंगे what is the process, when should you invest, हमारे investments क्यों होने चाहिए, हमारे goals क्या होने चाहिए. Investments should always, हमेशा हमारे को investments होने चाहिए कि एक ultimate goal हो हमारे पास. एक investment हमारे ऐसे ही नहीं कि आज ओके मेरे पास savings है X amount की तो हम उसको invest कर दें. ये प्रोसेस नहीं है इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कि हम उसको अच्छे से दिमाग से किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच के आप उसको इन्वेस्ट करें. इसके लिए हम हमेशा रेडी होने चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए. एंड सेविंग्स करें आप या अपने अर्निंग्स करें आपके सैलरी से, डिपेंड्स कि आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने अर्निंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अपना गोल क्या है, आपके गोल्स क्या है. फिर अंडरस्टैंड कि हम आपके हमेशा एक इन्वेस्टमेंट के साथ आपके साथ रिस्क जुड़े रहेंगे. या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, या तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. हर एक इन्वेस्टमेंट का एक अलग रिस्क है, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक अलग रिटर्न्स है. तो आपको मिटिगेट करना है, आपको ये कॉल लेना है कि आपको कितना रिस्क चाहिए, आपको कितना रिटर्न चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उसने इसलिए किया है क्योंकि उसको अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए स्टडीज के लिए वो करना है, पर उस आज की रेट है गोल्ड की समझ लो एक्स अमाउंट, एंड उसको देखना है कि ओके मेरे को ये है, मुझे अपने स्टूडेंट मेरे जो बच्चे हैं इसको मुझे यहाँ अब्रॉड भेजना है, मुझे ये इंस्टीट्यूट में भेजना है, तो उसके लिए एक्स अमाउंट लगेगा फ्यूचर में. तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूँ कि मुझे फ्यूचर में इतना अमाउंट मिले, और जैसे ही मुझे वो अमाउंट मिले मैं उसको विड्रॉ कर लूँ इन्वेस्टमेंट को, एंड मेरा जो गोल है वो फुलफिल हो जाए. तो हमेशा रिटर्न्स आप अपने गोल्स के हिसाब से सेट करें और रिस्क जो है वो आपके रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो दो रिस्क और रिटर्न जैसे मैंने बोला वो साथ में चलते हैं. देन ऑलवेज हमेशा आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको ओपन रखिए. हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करें, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा इन्वेस्ट करें, बिकॉज थोड़ी नीड्स होती हैं, थोड़ी गोल्स होते हैं जो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड करेंगे, एंड थोड़े होते हैं कि लॉन्ग टर्म. समटाइम्स की होता है कि आपको आइडिया ही नहीं है, जैसे हेल्थ केयर, अभी कोरोना चल रहा है, हेल्थ केयर के लिए दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप कर रही हैं. आपको पता नहीं है कि आप होने वाला है कि नहीं. हमेशा तो आप कभी आपको पता भी होता है, कभी नहीं पता होता है. तो दैट डिपेंड्स कि आपका क्या गोल है. तो आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में कीजिए. लॉन्ग टर्म में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बार लोग करते हैं. बहुत बार लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में. बहुत बार गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ये आपके मेटल्स में. सो दैट डिपेंड्स. फिर आप अपने हमेशा आपका डिजाइन जो है, जो पोर्टफोलियो का, एक पोर्टफोलियो बनाइए. एक पोर्टफोलियो क्या होता है? एक पोर्टफोलियो इज अ मिक्सचर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. हमेशा जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए. तो एक पोर्टफोलियो कंप्राइज होता है, जैसे कि एक मैं आपको बोलूं एक बुक है, एक बुक इज माय पोर्टफोलियो. मेरी पोर्टफोलियो एक किताब है, उस किताब के हर एक चैप्टर एक अलग इन्वेस्टमेंट है. एक चैप्टर है मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक चैप्टर है शॉर्ट टर्म में कि मैं गोल्ड इन्वेस्ट करूं. उसके अंदर भी गोल्ड में मेरा ये इन्वेस्टमेंट है कि मैं उसको क्या, मेरे गोल्स क्या है उस गोल्ड के लिए. वैसे आप उसको एक पोर्टफोलियो बनाइए अपने, अच्छे से दिमाग लगा के, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेके आप अपने गोल सेट कीजिए और अपना पोर्टफोलियो बनाइए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, एक वर्ड यूज करूंगा, दैट इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग. आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसा नहीं कि आज मैंने इन्वेस्ट कर लिया, मई के महीने 2020 में मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मैंने उसको छोड़ दिया. ठीक है, मेरा गोल है, ये मेरे को बोल दिया है कि एक साल बाद ये इतना इन्वेस्ट अमाउंट रिटर्न में हो जाएगा, तो मैं एक साल बाद ही उसको देखूंगा, ये देखूंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं हमेशा एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू जो पीरियोडिक इंटरवल्स है उसको मैं अपना चेक करते रहूं, एक रीबैलेंसिंग करते रहो मेरे पोर्टफोलियो की, कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या जरूरत है, पोर्टफोलियो में क्या चेंज आया है. आप जानते हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, चेंज होता रहता है, बहुत चेंज होता है मार्केट. इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, सोशल होते हैं. सो आप हमेशा अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे अच्छे से आप पीरियोडिकली देखें. एंड रीबैलेंसिंग, जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी आप दो तरीके से कर सकते हैं.
एक तरीका हो गया आपका कि आप टाइमली करें, कि मैंने सोच लिया ठीक है हर महीने में चेक करूंगा मेरा पोर्टफोलियो और देखूंगा क्या रिटर्न, क्या मार्केट का सिचुएशन है और उस हिसाब से चेंजेस या नहीं करना है वो मेरे ऊपर है। और दूसरा हो गया कि मैं अपने रिटर्न परसेंटेज के बेसिस पे करूँ, कि मुझे है ठीक है जब 10% रिटर्न ऊपर नीचे होगा तभी मैं अपना ये देखूंगा, जब भी मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मेरे म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है या जो शॉपकीपर जो मेरे को गोल्ड, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं जब 10% की ऊपर नीचे हो ये आज की करंट रेट से तब मुझे बताना। हर बार जैसे 10% की ऊपर नीचे हो या 20% की हो आपके हिसाब से, तभी मैं उसको देखूंगा। तो ये दो है मेथड जो आप इजीली कर सकते हैं आपके नीड्स के हिसाब से। जो आपके गोल्स मैंने आपको पहले बताया कि या तो आप टाइमली करें, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो टाइमली करें, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो आप परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज के बेसिस पे करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जैसे आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि रिस्क एंड रिटर्न साथ में चलते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि आप कभी भी बोलें कि मुझे रिटर्न चाहिए पर मुझे रिस्क नहीं चाहिए, ऐसा कभी तो होता नहीं है। ऑलवेज हमारे रिटर्न्स जो हैं वो रिस्क के साथ रहते हैं, या तो छोटा रिस्क होगा या तो हायर रिस्क होगा। पर आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नीचे लो रिटर्न है, लो रिस्क है, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है आपका। आप इजीली ये कोई भी जनरली आप सेविंग्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक डिपॉजिट एफडी कर दिया आपने, पोस्ट ऑफिस का ये कर दिया, बॉन्ड में कर दिया, सेफ डिपॉजिट है, आपको पता है इतना रिटर्न आएगा, इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि मेरे को मेरा प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। पर जैसे ही आप अपने राइट हैंड साइड में देखते हैं कि लो रिस्क एंड हाई इन्वेस्टमेंट, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सोचते तो हम बोलते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट आए, रिस्क कुछ नहीं हो, हमारा रिटर्न जो है वो 30% आ जाए, 20% आ जाए, पर हमारा रिस्क जो है उस पर वो नहीं हो। ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बार ये 100 आउट ऑफ 1% में कभी निकलता है। एंड इसके लिए दिस इज मार्केट सिचुएशन, आप अपने मार्केट को देखना पड़ता है उसके लिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। फिर जैसे हम देखेंगे ऊपर जाके ऑन द राइट हैंड साइड टॉप में, दैट इज हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। ये जो है इक्विटी मार्केट्स एंड इसमें कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है इसमें, बिकॉज आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, बहुत हाई रिटर्न मिल रहा है कंपैरेटिवली टू ऑल दी अदर्स, बट इसमें रिस्क भी बहुत हाई है। इसके लिए इसमें रिस्क हाई है तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, अगर हमने सोचा है कि मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो उसमें से मैं बोलूं कि आप उसमें से 100 या 200 इन्वेस्ट करें। और जैसे हम आपके देखते हैं कि हमेशा बैलेंस रखें। ये सब तो ऑप्शन हो गए कि आप इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बैलेंस वे में करिए। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा मेरे सेफ इन्वेस्टमेंट में कर दिया या पूरा मैंने इक्विटी मार्केट हाई में कर दिया। आप हमेशा देखिए कि आप थोड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत हाई रिटर्न मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा। और हम मेजर इन्वेस्टमेंट जो 1000 रुपए में से मैं बोलूँ, आप अपना 600 रुपए जो है, जो एक मेजर चंक है, मोर देन 50%, वो आप सेफ इन्वेस्टमेंट में डालिए। तो सेफ इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिलायबल। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो हो गया आपका, जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, दैट इज नोन एज सेफ इन्वेस्टमेंट। वो आपका मेजर चंक होना चाहिए। करेक्ट। सो आई थिंक यहाँ पे ऋषि बहुत ही एक अच्छी चीज बता रहे हैं कि हमारा 60% जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 60% सेविंग्स, वो हमारे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में होने चाहिए, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ। ये सारे हमारे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे एक स्टेडी रिटर्न मिलता है। और जो बैलेंस है 40%, उसको हम रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड। पर अगेन हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिस्क एपेटाइट, हमारा रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्की मार्केट अप्रोच करना चाहिए। अगर किसी में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है रिस्क लेने की, उन्हें अगर ये डर है कि उनका पैसे में लॉस हो सकता है, तो इक्विटी मार्केट अप्रोच नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। एंड हमेशा बहुत सही बोला सृष्टि ने कि आप अपने रिस्क एपेटाइट पे जाइए एंड हमेशा आप रियलिस्टिक रहिए, कि ऐसा नहीं कि ओके मेरे को इतना अमाउंट चाहिए। जैसे बहुत बार रियलिस्टिक नहीं होते हैं लोग कि ठीक है चलो आज मैंने सुन लिया कि आज गोल्ड खरीदा, आज है 40,000 का रेट एंड एक हफ्ते बाद हो जाएगा 60,000 का रेट, तो चलो सब अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। सो लेट्स ऑलवेज बी रियलिस्टिक कि क्या है मार्केट सिचुएशन, क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या हमारा रिस्क एपेटाइट है,
उसी हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या प्रोसीजर, क्या गाइडेंस, क्या गाइडलाइंस होती है, क्या ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, अगर ये फॉलो की जाए तो बहुत ज्यादा आपका रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाएगा, आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाएगा एंड आपके सेफ रहेंगे इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमेशा हम जो इन्वेस्टमेंट करें वो एक नोन पर्सन से करें, एक रजिस्टर्ड इंसान से करें। बिकॉज लीगल भाषा में मैं आपको बोलूं कि अगर फ्यूचर में आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर आपको जो फंड मैनेजर है या जो भी इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर है आपका, वो बोले कि सर नहीं सॉरी, आप ये क्या, मार्केट के सिचुएशन की वजह से पैसा डूब गया, हम उस पे कोर्ट पे केस कर सकते हैं। अगर हमारा जो इन्वेस्टर है वो ये रजिस्टर्ड हुआ, पर अगर हमारा इन्वेस्टर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो केस करना बहुत मुश्किल हो जाता है लीगल और द कोर्ट ऑफ लॉ। बिकॉज हम किसको बताएं, कि हम किसको ब्लेम करें कि हमारा पैसा ये लेके भाग गया है। एक पर्सन को ब्लेम करना जब भी कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं है, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ मैं आपको जैसे एक इंटररिलेटेड पॉइंट बताऊं कि आपका रिटर्न अग्रीमेंट्स होने चाहिए। वर्बल अग्रीमेंट्स जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं जो वर्चुअली उतने वैलिड नहीं होते हैं। रिटन अग्रीमेंट हमेशा ठोस होते हैं, उसके साथ आप नोटराइज कराइए अपने अग्रीमेंट उसको और प्रूफ करने के लिए, उसके बाद अपने स्टैम्प कराइए, आप अपने इसके साथ जैसे कि साथ में एविडेंस रखिए, आपके साथ में कोई एक इंसान होना चाहिए उसके तरफ से, आपकी तरफ से, जो आप उसको प्रूफ कर सके कि फ्यूचर में अगर किसी ने भी, गारंटर जिसको बोलते हैं, फ्यूचर में किसी ने भी अगर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उससे वायलेट किया या उससे बैकड्रॉ किया तो हम उसको तुरंत कोर्ट में जाके उसमें हमारे पैसे जो है वो ले सकते हैं। इसे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, हम हमेशा देखते हैं, बात करते हैं कि रिटर्न्स चाहिए, पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी नहीं जाना चाहिए। हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए, हमें रिटर्न्स नहीं मिले कभी कोई केस की वजह से, दैट इज ओके, बट हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सो आई थिंक व्हाट ऋषि इज सेइंग कि जब हम जिन लोगों, अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड जन, कोई भी अगर हमारे पास एजेंट आया, उसने कहा कि आप हमको एक सम ऑफ अमाउंट दे दो, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, पर गारंटी क्या है रिटर्न करेगा, राइट? तो हमेशा हमें रजिस्टर्ड एंटिटीज के पास जाना चाहिए कि रजिस्टर्ड एंटिटीज पे एक तरह का भरोसा होता है, और हमेशा जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसको रिटन फॉर्म में रखना चाहिए, और पूरा का पूरा जो हमारा लीगल चीजें हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, सब रिलेटेड टू क्लॉजेस, और साथ में हमें हमेशा एक प्रॉपर इनवॉइस लेना चाहिए फॉर ऑल टैंजिबल गुड्स लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। So this was about guidelines for investment. Thank you so much, Rishi, for taking this. Okay, so now we have some more safe investment avenues. हमने more or less ये डिस्कस किया है, तो मैं फटाफट आपको फिर से ये बताना चाहूंगी कि बैंक्स जैसे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हमें एक स्टेडी रिटर्न मिलता है, ये हमारा एक सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसमें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस के वेरियस अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस सिक्योरिटीज के, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम्स अकाउंट, ये सारे पोस्ट ऑफिस के तरह से ऑफर होते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और इसमें भी ये भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें एक स्टेडी रिटर्न मिलता है, हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता यहाँ पे, जो हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है, उतना हमें गारंटी होता है दैट दिस मच वी विल रिसीव। इसके अलावा एक और होता है जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट, इसमें एज ऑन टुडे द रेट ऑफ रिटर्न इज अबाउट 6.8%, तो 7% जो कि स्टैंडर्ड रिटर्न है इन ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उतना हमें मिलता है, और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, और उसके बाद आप उसको फिर से 5 ईयर का इन्वेस्ट और एक्सटेंड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल आर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अभी तक हमने देखा कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, और हमारे इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, जैसे गाइडलाइंस ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट जो कि ऋषि ने बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट म्यूचुअल फंड, जो कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में हम कैसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट कोमल। आप लोग सब कोमल को बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी तक कोमल हमारे हर सेशन में रही है। सो कोमल, ओवर टू यू। Yeah. Hello everyone. I hope everyone is doing good.
जैसे मैंने देखा, मुझे लग रहा है अब काफी लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत कुछ पता है, जो बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक को थोड़ा डीप में लेके जाते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। काफी लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे एक जगह पे लाते हैं और एक मैनेजर, एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं जो इस फंड को मैनेज करता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं एक वेजिटेबल वेंडर का, एक सब्जी वाले का। उसके पास आइडिया नहीं होती है मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, मार्केट्स कैसे चलते हैं, लेकिन उसको काफी इंटरेस्ट है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? तो अब क्या कर सकते हैं? तो वो एक कंपनी के पास जाता है जिसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, डेट में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसी काफी चीजों में वो इन्वेस्ट करती है। तो हम उन्हें हमारा पैसा देते हैं, जो भी हमें थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, ताकि वो छोटे पैसे जोड़कर एक बड़ा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी कर सके और मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, राइट? इससे फायदा ये होता है, एक तो हम एक एक्सपर्टाइज के थ्रू हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, रिस्क काफी कम हो जाता है, बिकॉज जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें पता होता है मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, वो पूरा स्टडी करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही रैंडमली किसी का सुना या कुछ हुआ वैसे इन्वेस्ट नहीं कर देते, राइट? ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आप में से काफी लोगों को इस बारे में पता भी है, सो लेट्स जस्ट गेट अ क्विक ग्लैंस। तो पहले हमें केवाईसी करवाना होता है। केवाईसी मतलब हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं? आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स, योर पासबुक एंड एवरीथिंग। आपका आधार कार्ड काफी जगह पर काम आ जाता है। सेकेंड इज हम कैसे इन्वेस्ट करें। हम एजेंट के थ्रू, ऑथराइज म्यूचुअल फंड्स के ऑथराइज एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, so it's very easy, right? There is disturbance, please. Shefali, can you please mute everyone? थोड़ा background disturbance आ रहा है। That. Okay. So को थोड़ा mute करेंगे please. Okay. Okay. So next is हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो हम SIP कर सकते हैं। So let me tell you what SIP is. SIP is a fixed amount, just like a recurring deposit. आप every month 1000 rupees जमा कर सकते हैं थ्रू SIP। SIP का फायदा ये होता है कि हम मार्केट ट्रेंड्स का every month फायदा उठा सकते हैं। सेकेंड इज लमसम। हम एक बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे कि 1 लाख रुपीज या उतना अमाउंट हम काफी एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP इज बेसिकली फॉर योर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स एंड लमसम इज अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं है, बट जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आप डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है इक्विटी मार्केट्स में, तो आपको जो रिस्क मिलेगा वो काफी हद तक कम होगा, बट ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली रीड करने चाहिए एंड देन प्लीज इन्वेस्ट। ओके, एंड द लास्ट इज हाउ टू सिलेक्ट अ राइट म्यूचुअल फंड, राइट? सो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, मतलब सब कुछ इंक्लूड नहीं होता, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ये सिर्फ एक बेसिक पॉइंट्स है कि हम कैसे राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हमें हमारा रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, हमारे पास कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, राइट? सो जैसे हमें ऋषि ने बताया कि हमें कैसे रिस्क और रिटर्न्स के बीच में कंपेयर करके फिर देखना चाहिए हमारा रिस्क। तो अगर आपके पास काफी हाई रिस्क एपेटाइट है, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड विच इज अ लिटिल मोर रिस्की। तो अभी काफी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे ब्लू चिप हो गया, स्मॉल कैप हो गया एंड मिड कैप। तो जो ब्लू चिप होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपैरेटिवली हाई रिस्क होते हैं। सो आप उसी हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं।
सेकेंड इज गुड परफॉर्मेंस ओवर ईयर्स। तो हमें देखना चाहिए कि तो आपको कई बार बोलेंगे कि हाँ ये म्यूचुअल फंड में 3 साल में इसने हमें 10% का दिया है, दूसरे म्यूचुअल फंड ने हमें 15% का दिया है। तो हमें लास्ट 3 to 4 years के रिटर्न्स देखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें सही लगता है, राइट। द लास्ट वन इज हमें देखना चाहिए कि उनका मैनेजमेंट कैसा है, क्या उनका मैनेजमेंट एथिकल है, क्या वो सही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने फंड को चलाने में, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो हम देखेंगे कि काफी बार कंपनीज जो होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज, उनको रेट किया जाता है आउट ऑफ 5 stars। तो हमें मोस्टली जो कंपनीज है जिनका रेटिंग अबाउट 4 stars होता है, हम वो प्रेफरेंस में रखना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। यस, एंड दैट्स इट। हेलो एवरीवन, और नाउ इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इंश्योरेंस मतलब आप देख सकते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी अनहोनी हो, कुछ हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बारे में हमको एक डर रहता है, हम उसमें से वल्नरेबल रहते हैं, या फिर उसमें जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसको देखने के लिए, उसको उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि वो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली और प्रीमियम पे करते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बिजनेस है, अभी एक शॉप है, उसमें बहुत सारा सामान रखा है, मान लो चोरी हो गया या फिर वहां आग लग गई या फिर कुछ भी अर्थक्वेक की वजह से शॉप डिस्ट्रॉय हो गई, तो अभी वो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो अभी उस इंसान को वो फाइनेंशियल लॉस से कैसे बच सकता है वो, और उसको इस चीज का हमेशा डर रहेगा। तो इस डर को निकालने के लिए या फिर इससे बचने के लिए वो अपने लाइफ में इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और उससे हम अपने लाइफ की सिक्योरिटी देखते हैं कि अभी एक परिवार है, एक जन के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखे अगर उसको कुछ हो जाता है। तो इंश्योरेंस उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे इंश्योरेंस से अपने को बेसिकली फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल हेल्प होती रहती है, डर नहीं रहता, और अपने फैमिली को भी एक सुरक्षा प्रोवाइड होती है। तो इंश्योरेंस में पहले मैं आपको 2-3 टर्म बताना चाहता हूँ। जैसे कि जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो हम या तो इंश्योर्ड बोलते हैं उसे, या फिर पॉलिसी होल्डर, कि हमने इंश्योरेंस ली है, वो पॉलिसी ली है तो हम पॉलिसी होल्डर हुए। और जो हमें इंश्योरेंस देता है, जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। या फिर जो एजेंट्स अपने पास पॉलिसी देते हैं, अपने से जो प्रीमियम लेते हैं, वो एजेंट्स होते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। और जो कंपनीज होती हैं उनको इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस अंडरराइटर ऐसे सब बोलते हैं। अभी इंश्योरेंस मतलब अपने हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अपने इंडिविजुअल के लिए बेसिकली अपना इंडिविजुअल में अपने को लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा काम में आती है। तो मैं यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में कैसे होता है कि एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो हमें ऐसे आश्वासन देती है, हमें प्रॉमिस करती है कि अगर आप रेगुलरली इतना प्रीमियम, 1000-2000 इतना प्रीमियम देते जाओगे, तो हम आपको 10 साल तक आपकी लाइफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके फैमिली को इतना जो सम अश्योर्ड होता है, जितना भी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो आपकी फैमिली को मिलता है, और उससे उनको हेल्प होती है, आगे फाइनेंशियल हेल्प होती है। और जो खर्चे होते हैं या फिर उस इंसान के कुछ लोन्स होते हैं, डेट्स होते हैं, वो सब पे करने में काम में आते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत सारे टाइप की होती है, जहाँ मैं आपको यहाँ पे 4-5 टाइप बताने वाला हूँ। उसमें से फर्स्ट है टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? ये सबसे सिंपल होता है। इसमें आपको आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं, और जैसे कुछ जितना पीरियड आपका डिसाइड होता है, उतने पीरियड के लिए आप उतना प्रीमियम देते जाते हैं, और उतने पीरियड की आपकी जो लाइफ की है वो सिक्योरिटी रहती है, लाइफ रिस्क कवर रहता है उसमें। और अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी अगर कुछ होता है, तो वो प्रीमियम का जो आपका सम है वो आपकी फैमिली को दिया जाता है। लेकिन अगर
आपको कुछ नहीं होता है तो आपको या तो कुछ नहीं मिलता है। और टर्म प्लान में एक और पॉलिसी होती है जिसमें प्रीमियम आपको थोड़ा हाई रहता है, जैसे कि टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। उसमें अगर आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी कुछ नहीं होता है तो उस ड्यूरेशन का जो आपका प्रीमियम अमाउंट है टोटल, वो आपको वापस रिफंड किया जाता है। और टर्म प्लान नॉर्मल में आपको वो रिफंड नहीं होता है, वो आपका जस्ट लाइक मेडिक्लेम टाइप में होता है कि अगर आपको कुछ हुआ नहीं तो वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो जाती है। और दूसरा इसी में आता है एंडोमेंट प्लान, जो टर्म प्लान विद प्रीमियम रिटर्न ऑफ प्रीमियम है उसके जैसा ही है एंडोमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपके जो प्रीमियम आप जो पे करते हैं इंश्योरेंस को, उसमें दो पोर्शन होता है। एक तो रिस्क के लिए वो रख लेते हैं कि आपका जो इंश्योरेंस रिस्क है, लाइफ का रिस्क है, उसके रिगार्डिंग वो उतना रख लेते हैं। और दूसरा वो आपका कुछ सेविंग्स करते हैं। जब आप पूरा वो पॉलिसी मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद में पॉलिसी के मेच्योरिटी के बाद में आपको वो इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है और साथ में कुछ बोनस मिलता है। जो सेविंग्स होती है उस पोर्शन पे वो कुछ इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होते रहता है और वो एक एज ए बोनस आपको दिया जाता है। एंडोमेंट प्लान में अगर बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो फिर जो प्रीमियम में जो पॉलिसी में सम मेंशन होता है, जो टोटल अमाउंट मेंशन होता है कि आपको फिक्स अमाउंट इतना दिया जाएगा, वो दिया जाता है प्लस बोनस दिया जाता है। साथ ही थर्ड जैसे एंडोमेंट प्लान से ही रिलेटेड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें कैसा होता है जो सेविंग्स वाला पोर्शन होता है वो सेविंग्स मतलब नॉर्मल बैंक सेविंग्स, एफडीज, बॉन्ड्स, इसमें नहीं जाके वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स आपका एक तरफ से पोर्टफोलियो अलग से चलते जाता है, आपका रिस्क भी कवर होते जाता है, जो लाइफ का रिस्क है वो कवर होता है और साथ में आपका एक पोर्टफोलियो बनते जाता है। वहाँ पे भी जैसे म्यूचुअल फंड में इसने कोमल ने बताया आपको कि जो पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है, वैसे ही यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में वो आपका पोर्टफोलियो बनता जाता है। और जब आप उसमें या तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है या फिर कुछ भी होता है तो वो फंड भी उसके साथ में आपको दिया जाता है। और साथ में एक चाइल्ड प्लान भी है लाइफ इंश्योरेंस में। चाइल्ड प्लान में कैसा होता है कि आप अपने बच्चे के लिए जो एजुकेशन है या फिर मैरिज है, बेसिकली इनके लिए सेव करते हैं आगे फ्यूचर के 10-15 साल के लिए आप सेविंग करते हैं। और जब बच्चा 18 ईयर आफ्टर 18 ईयर्स जब वो बड़ा हो जाता है तो आप वो पॉलिसी मेच्योर करवा के आपको वो अमाउंट मिल जाता है। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द पीरियड अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो वो पॉलिसी में जो बच्चा है उसको वो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट तुरंत दे दिया जाता है। और कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती है जिसमें वो पूरा मैच्योर होने के बाद मतलब जहाँ से डेथ हुआ वहां से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता और पूरा का पूरा अमाउंट ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 18 ईयर्स या 20 ईयर्स वो उन्हें वापस दे दिया जाता है बच्चे को। और ऐसे ही एक एन्युटी पेंशन प्लान स्कीम है जिसमें मतलब जो रिटायर, बेसिकली दिस इज द रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे एक आज किसी ने बताया भी कि उन्होंने 5 साल तक इन्वेस्ट किया और फिर 20 ईयर्स बाद उनको एक साथ अमाउंट मिलेगा, ठीक है। वैसे ही एन्युटी पेंशन स्कीम होती है कि इसमें आपको 3-4 या तो एक लमसम अमाउंट देना होता है या फिर 4-5 साल तक आपको एक फिक्स अमाउंट एनुअली देना होता है। उसके बाद वो 10-15 साल बाद में आपको एज ए एन्युटी मतलब एक छोटा छोटा अमाउंट मंथली या ईयरली आपको एक अमाउंट देते रहते हैं। तो उससे आप वो आगे का जो उनको इंडिविजुअली लाइवलीहुड है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो काम नहीं कर सकते, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम में आता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4-5 प्लान स्कीम बताई, टर्म प्लान बताया, एंडोमेंट प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, चाइल्ड प्लान, एन्युटी पेंशन स्कीम, ये सब मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं। और साथ में इसके साथ ही एक मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारा अगला एक्टिविटी है वो इंश्योरेंस के रिलेटेड है। तो आप वही बोल हाँ, आप एक 1 लाइन में अगर समराइज कर सकते हैं पूरे प्लान 1 लाइन में कि ये प्लान का ये फीचर है। टर्म प्लान मतलब आप एक छोटा छोटा अमाउंट देते रहते हैं और आपकी लाइफ सिक्योरिटी बनी रहती है। और लाइफ सिक्योरिटी बनी रहने के साथ अगर उसमें कुछ सेविंग्स हो तो वो एंडोमेंट प्लान हो जाती है। और सेविंग्स के बजाय आपके उसमें एक पोर्टफोलियो या फंड में इन्वेस्ट हो, म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड में इन्वेस्ट हो, तो वो आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो जाता है।
और अगर आप अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं आगे उनके एजुकेशन और मैरिज के लिए, वो चाइल्ड प्लान में कवर होता है। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन टाइप में आपको रिक्वायर्ड रहता है, वो एन्युटी पेंशन स्कीम में आप कवर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आगे एक एक्टिविटी है वो देखते हैं। किसी ने पूछा कि टर्म प्लान में रिटर्न मिलता है क्या, तो मैं पहले वो एक आंसर दे देता हूँ कि टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, उसमें आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टर्म प्लान लेते हैं तो उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलता है। उसमें आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। वो केवल आपका उतने पीरियड का एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। या तो रेंडमली कोई भी वॉलंटियर करके अगर मेरे को राम की जो सिचुएशन है उसका आंसर देना चाहेगा तो खुद को प्लीज अनम्यूट करके आंसर दें। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के लाइफ इंश्योरेंस मेंशन किए हैं, 3 केसेस हैं, ठीक है। तो अभी जो शुभम ने हमें बताया कि अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं, तो ये हर एक एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्लान का है। तो आप लोग मैं रैंडमली इनवाइट करती हूँ, मैं जस्ट रैंडमली कुछ नेम्स लेती हूँ। तो कविता, मगन, मयूरेश, रंजना। हेलो। हाँ हाँ, मगन बोल रहा हूँ। ओके मगन। मगन जी, आप प्लीज राम की सिचुएशन रीड करके आप बताइए कि ये कौन से राम ने कौन सा पॉलिसी ले रखा है, कौन सा प्लान ले रखा है। उन्होंने जो राम हैज बी टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच विल प्रोवाइड 5 लाख टू हिज वाइफ आफ्टर डेथ। तो डेथ के लिए उन्होंने रखा है 5 लाख का। यस, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा प्लान है लाइफ इंश्योरेंस का। क्या ये टर्म प्लान है मगन, या ये एंडाउमेंट प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, चाइल्ड प्लान है, एन्युटी पेंशन प्लान है? कौन सा प्लान है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए। हेलो मैम, एक बार फिर से बोलो ही ना। देखिए, हेलो। यस, आपको सुन रहा है मगन? हाँ हाँ। तो ये जो है ये टर्म प्लान लिया है उन्होंने, राइट? हाँ बराबर। ठीक है, ओके शुभम, यू कैन कंटिन्यू। आई थिंक इसका आंसर अपन चैट बॉक्स में सबको बोलते हैं लिखने। यस यस, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि टर्म प्लान है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि ये एंडोमेंट प्लान है। लेकिन एंडोमेंट में क्या है कि ओनली जो इसमें 5 लाख का एक फिक्स अमाउंट बताया है, जो कि केवल आपको टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मिलेगा, न कि इंडोमेंट। इंडोमेंट में आपको प्लस बोनस भी मिलता है थोड़ा। तो ये नॉर्मल आपका टर्म प्लान हो गया। और दूसरा सिचुएशन जो है कृष्णा, जो जिसने एक इंश्योरेंस लिया है, वो 10,000 प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, और जो इंश्योरेंस कंपनी है साथ में 3,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। मतलब 7,000 रिस्क कवर के लिए और 3,000 उसका पोर्टफोलियो में 3,000 एज ए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो आप मेरे को बताइए कि ये कौन सा प्लान हुआ जिसमें फंड में इन्वेस्ट हो रहा हो। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कृष्णा ने कौन सी पॉलिसी, कौन सा प्लान ले रखा है। तो कुछ लोगों ने लिखा है एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान, यस। आदेश ने लिखा है यूनिट लिंक प्लान। ये यूनिट लिंक प्लान एकदम करेक्ट है, बिकॉज इसमें फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, ना कि कोई सेविंग्स में इन्वेस्ट हो रहा है। सेविंग्स मतलब मैंने बताया था कि या तो बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। ये म्यूचुअल फंड में मतलब एक फंड अलग से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक यूनिट लिंक प्लान हो गया। यस। थर्ड सिचुएशन है जिसमें मीता है, उसने अपने चाइल्ड के लिए, अपने डॉटर के लिए एक 5 साल, जो 5 साल की है उसके लिए एक 15 साल का टर्म का एक पॉलिसी लिया है।
तो ये कौन से में कवर होगा? यस, चाइल्ड प्लान करके बहुत सारे लोगों ने बताया है। यस, ये उसके चाइल्ड प्लान में कवर होगा। अच्छा, अभी साथ में शुभम आप इनको ये भी बताइए, क्योंकि काफी जनों ने सेकंड वाले के लिए एंडाउमेंट प्लान लिखा है। एंडाउमेंट प्लान लिखा है, वही इनको क्लैरिफाई करिए कि ये एंडाउमेंट प्लान क्यों नहीं है, और ये एंडाउमेंट प्लान में बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि वो कुछ सेविंग्स में इन्वेस्ट करती है, ना कि कोई रिस्क रिटर्न में नहीं करती। मतलब जैसे यूनिट लिंक्ड में कैसा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है तो एंड में जो मैच्योरिटी होती है तो वहां पे आपको वो पोर्टफोलियो का जो मार्केट वैल्यू है वो आपको मिलता है। और एंडोमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी 3000 अगर सेविंग एफडी में इन्वेस्ट की तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता जाएगा उसका वो जो बोनस पार्ट है कुछ इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी और कुछ बोनस पार्ट, जैसे अगर 7% इंटरेस्ट है तो उसमें से हाफ इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखती है और हाफ आपको देती है। उसमें रिस्क इतना नहीं रहता और आपको बोनस अश्योर्ड रहता है कि आपको बोनस उसमें मिलेगा। तो एंडोमेंट प्लान में बेसिकली वो सेविंग्स में इन्वेस्ट होता है। सेविंग्स जो प्लान्स होते हैं, सेविंग्स फंड होते हैं, उनमें होता है। और यूनिट लिंक्ड में कोई अश्विनी बोल रहे हैं कि आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी आपको आवाज आ रहा है? हमें क्लियर आ रहा है। इट मस्ट बी सम इंटरनल पर्सनल एरर कि क्लियर आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर ऐसे इक्विटीज हैं, इनमें अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करता है तो वो यूनिट लिंक प्लान में आ जाएगा। यस, आई थिंक आई होप कि सबको समझ में आया रहेगा। अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा सब प्लान्स के लिए। अभी आगे फ्रेवी कंटिन्यू करेंगे, पेंशन के बारे में आपको बताएंगे। आप लोग सब फ्रेवी को जानते होंगे। जब हमने फर्स्ट सेशन किया था तो फ्रेवी थे हमारे साथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट फ्रेवी to please continue for pensions. And Previ थोड़ा just keep it quick क्योंकि I think आज का सेशन हमने काफी अलग अलग चीजों के बारे में बात की है। So let's quickly wrap it up with insurance and a fun short video. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा फ्रेवी। Hello. Yeah. Hello, good afternoon everybody. I am Previ. I hope लोग मुझे याद रखते रहेंगे। अभी हम पेंशन पे बात करने वाले। What is pension? पेंशन एक रिटायरमेंट प्लान है जो आपको आपके रिटायरमेंट के Frevi, your voice is breaking a lot. Hello. Yeah. Your voice is breaking a lot. तो just hold the speakerphone close to your mouth. और अगर फिर भी एरर होगा तो वीडियो बंद करके बात करना। ओके। सो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि अभी तो मुझे पेंशन मिलता है, अभी जिंदगी एकदम मजे से जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है। द पेंशन हमें हर महीने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देता है जिससे हम आराम से जी सकते हैं। तो ये पेंशन इसी मोटिव के लिए है कि आप जब रिटायर हो कि आराम से जी सकते हो, इसके लिए ये पेंशन बना हुआ है। अब ये पेंशन जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो मिलता ही है, ये सब हम जानते हैं, बट प्राइवेट एम्प्लॉइज एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड ये दोनों को भी मिल सकता है। प्राइवेट एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में जाके काम करते हैं, वो लोगों के लिए एक अलग सा पेंशन फंड उनके कंपनी में फॉर्म हुआ रहता है, जहां पे एम्प्लॉय एज वेल एज द एम्प्लॉयर एक कॉमन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय 100 रुपया डालेगा एंड द एम्प्लॉयर 100 रुपया डालेगा, और ये जो 200 रुपया मिला है दोनों मिला के, वो जब तक एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करेगा, यानी कि 20 साल 30 साल जब तक वो काम करेगा तब तक ये पैसा जमा होता रहेगा, और उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा, इंटरेस्ट भी इसके अंदर जमा होएगा। और जब आप रिटायर होंगे तब जाके ये एक बड़ा सा अमाउंट आपके खाते में आ सकता है, लाइक फॉर योर रिटायरमेंट प्लान। अभी ये जो बड़ा सा अमाउंट है इसको आप ले सकते हैं, दो मेथड्स है आपको ये जो बड़ा अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का पेंशन का एक बड़ा अमाउंट आपके खाते में जमा हुआ है, अब आपको वो लेना है, तो देयर आर 2 ways. One is commuted pension, the other is uncommuted pension. Commuted pension का मतलब ये है कि जो 10 लाख का अमाउंट आपका पेंशन में है,
वो 2 में डिवाइड होगा, 5 लाख, और एक 5 लाख जो है वो आप लमसम उठा सकते हो वही टाइम पे, और जो बाकी का जो 5 लाख है वो हर महीने आपके हिसाब से 5,000 10,000 करके आपको हर महीने मिलता रहेगा। तो दिस इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। और जो अनकम्यूटेड पेंशन जो होता है वो आपको लमसम अमाउंट लेने नहीं मिलेगा, आपको जो 10 लाख है वो 10,000 करके हर महीने आपके हिसाब से, वो 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। So that is known as uncommuted pension. So commuted pension is lump sum amount with monthly, and uncommuted pension is only monthly payment. Okay. और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं अपने इंडिया में, सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत सारे हैं बिजनेसमैन जो है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम बनाया है जिसका नाम है नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ट्रेडर। सेम है इसका भी प्रोसीजर, आप बट इसमें क्या एम्प्लॉयर पैसा नहीं डालेगा, सिर्फ पर्सन हु इज सेलिंग, द बिजनेसमैन जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अमाउंट हर महीने जमा करता रहेगा, और जब उसको लगेगा कि अभी मेरा काम करने का उम्र हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट करना है, तब जाके वो अपना ये जो पैसा जिसने जमा किया है वो विड्रॉ करते हैं। सेम कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अभी हम अगले स्लाइड में जाएंगे जिसका नाम है पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम का मतलब ही यह है कि फ्रॉड केस होता है। हम एक वीडियो देखेंगे जिससे आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा कि पॉन्जी स्कीम होता क्या। I'm just playing it. Give me one moment. Okay, तो आप लोग सब गेस करो कि ये कौन सी मूवी से है। अभी हमने बहुत टेक्निकल चीजों की बात की। Now let's have some fun. आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये कौन सी मूवी का है। ये बस स्टिल देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सी मूवी है ये। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही। शुभम, क्या लोग कमेंट कर रहे हैं? सही? यस सबका तुरंत कमेंट आ गया है कि फिर हेराफेरी। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि हमने ये मूवी का क्यों एक्सट्रैक्ट लिया है, क्या दिखाना चाहते हैं हम। तो सबने देखा कि क्या ये 25 दिन में पैसा डबल, ये स्कीम क्या एक्चुअली वैलिड है? क्या उसके पैसे एंड में मूवी में डबल होते हैं कि पूरे जीरो हो जाते हैं, पूरे पैसे लेके गायब हो जाते हैं, उसको अपने पैसे वापस कभी नहीं मिलते, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था दिखाने का कि ये होता है पॉन्जी स्कीम। रवि, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। नो, ये वीडियो थोड़ा बीच में कट हो गया, बट आई विल टेल यू द व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो में अक्षय कुमार राजपाल यादव को ये बोलता है कि मैंने 25 दिन में करोड़पति बनना है, और राजपाल यादव से वो एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करवाना चाहता है। अक्षय कुमार को पैसे की जरूरत होती है, 70 लाख की जरूरत होती है, बट उसके पास 70 लाख नहीं होती, तो वो राजपाल यादव से वो पैसा वो ऐंठना चाहता है। तो राजपाल विद द ग्रीड, वो लालच में गया कि 25 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा 20 लाख रुपए देके। सो ये वीडियो में से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें पॉन्जी स्कीम को कैसे पहचानना चाहिए। हाउ शुड वी आइडेंटिफाई व्हाट इज अ पॉन्जी स्कीम। सबसे पहले तो ये जो स्कीम होता है उसमें बहुत एब्नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं। लाइक रवि, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। में एक कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बन सकता, एंड एवरीबॉडी नोज दैट। और सबसे ज्यादा जो रवि, आप आपका वीडियो बंद कर दो। हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? No, it is not audible. It is breaking a lot. So you just turn off your video and talk. Hello. Your voice is breaking a lot. Please Yeah, talk. I will just try. Yeah. Okay. So anyway, I think Frevi is stuck. So I'll just take over the presentation and जो बाकी का हमारा 1-2 मिनट का बचा था कि पॉन्जी स्कीम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले पॉन्जी स्कीम में जो होता है वो नॉर्मली हाई रिटर्न मिलता है।
अगर आप देखेंगे कि ये 25 दिन में पैसा डबल, ये कौन सी स्कीम होती है? इट इज एबनॉर्मली वेरी हाई रिटर्न और पॉसिबल नहीं होता। साथ में ये जो पॉन्जी स्कीम वाले होते हैं ये गारंटी देते हैं कि आपका पैसा डबल होगा ही होगा, ऐसा गारंटीड रिटर्न कहीं नहीं मिलता है, राइट? तो इसके ये चीज के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ तो ये स्कीम में प्रॉपर नहीं चल रहा है, क्योंकि रिटर्न की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, नोबडी कैन गारंटी द रिटर्न। इसके अलावा इसका परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंटली हाई होता है, कभी लो परफॉर्मेंस होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मार्केट अप डाउन दोनों होते हैं। पर ये स्कीम अगर कंसिस्टेंटली हमें दिखा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस हाई है, मतलब कुछ तो रॉन्ग है, उन लोग पूरी पिक्चर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। साथ में इनका ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है स्कीम का, ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, मतलब ये बहुत ही सस्पिशियस स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर कोई जन बोले कि आप मुझे आपके 5 और इन्वेस्टर लाके दो और फिर हम आपका पैसा, आप सबका पैसा इन्वेस्ट करके उसमें हम 40% 50% रिटर्न देंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। चाहे एक जन का पैसा हो या 5 जन का, रिटर्न तो सेम ही मिलना चाहिए क्योंकि मार्केट सेम रिटर्न देगा। तब वो क्यों बोल रहे हैं कि और 5 जन को लाओ? मतलब उनका जो मॉडल है, उनका जो इंटेंशन है स्कीम का, वो क्लियर नहीं है। कुछ उसके पीछे कुछ और भी सस्पिशियस और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है पॉन्जी स्कीम, नहीं, वी शुड बी केयरफुल। द ऑब्जेक्टिव इज कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ये सब चीजों से, ठीक है। और साथ में अगर आपको वो जो पॉन्जी स्कीम वाले हैं वो प्रेशर डालते हैं कि अच्छा आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अब देखो हमने आपके रिटर्न पे 50%, हमने आपके इन्वेस्टमेंट में 50% रिटर्न ले आए, तो फिर से और इन्वेस्ट करो और 5 लाख डालो और 10 लाख डालो। जैसे ये फिर हेरा फेरी की वीडियो में कैसे उस पर प्रेशर था कि फिर और इन्वेस्ट करो। तो ये सब चीजें एक तरह से पॉन्जी स्कीम के क्लासिक फीचर्स होते हैं, क्लासिक जो उनका डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सारी चीजें होते हैं पॉन्जी स्कीम में, ठीक है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है, सो कैन वी जस्ट हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि क्या ये पॉन्जी स्कीम है या पॉन्जी स्कीम नहीं है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन, इन्वेस्ट 1 लाख फॉर 5 years at 25% इंटरेस्ट रेट एंड यू विल गेट ₹10 लाख। क्या ये पॉन्जी स्कीम है? Frevi, is your internet working properly? Yeah, it's working. Okay, so take over the activity then. Yeah, yes, correct. आपने सबने बराबर आंसर किया है, ये पॉन्जी स्कीम है क्योंकि हम आसानी से पहचान सकते हैं ये 25% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जो कि इस हालात में इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ओके, द सेकंड थिंग, buy a subscription for ₹100 and you will receive ₹20 for every person joining this plan under this preference. तो ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। Ponzi scheme or not a Ponzi scheme? यस, हाँ, रिप्लाई आना चालू है। इट इज पॉन्जी स्कीम बिकॉज इसमें भी आपको हमेशा प्रेशर कर रहे हैं कि आपने जो पैसा डाला वो डाला है, बट आप अगर और लोगों को इनवाइट करेंगे और लोगों को आप इस प्लान में अट्रैक्ट करेंगे, तब जाके ही आपको आपका रिटर्न्स मिलेंगे। तो दिस इज अ पॉन्जी स्कीम। अभी तीसरा वाला है इन्वेस्टिंग मनी इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, नॉट अ पॉन्जी स्कीम। या करेक्ट, सुकन्या समृद्धि स्कीम इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम व्हिच इज फॉर द गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट। वो एक इंश्योरेंस प्लान है जो चाइल्ड प्लान जैसे होता है, अपने बेटियों के लिए करते हैं। सो दिस इज नॉट अ पॉन्जी स्कीम, करेक्ट। अभी फोर्थ जो है, यू जस्ट हैव टू बाय दिस प्लान, ब्रिंग 5 people टू जॉइन दिस प्लान एंड यू विल रिसीव ₹10,000 पर कस्टमर। जो चौथा प्लान है, जो लिखा है यहाँ पे, is this Ponzi? Yes, it is Ponzi. It is like similar to the second one where you have to keep attracting people. जहाँ पे आपको लोगों को लाते रहना है। आपका पैसा डालने से सिर्फ उससे काम खत्म नहीं होता, बट आपको अट्रैक्ट करते रहना है। तो दिस इज अ पॉन्जी। सो आई होप आपको अभी आगे से पॉन्जी स्कीम और नॉर्मल स्कीम के बीच में क्या फर्क है ये अच्छे से मालूम पड़े। थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट सृष्टि टू टेक। ठीक है, so Komal, you can stop sharing the presentation. So thank you so much. I hope आप लोग ने आज के सेशन से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। Thank you to everyone who spoke today, and thank you to the wonderful audience for the great interaction as always.